Assalamu alaikum everyone, welcome back to you for Universe. Saifullah here again and welcome to your next video on Kotlin coroutines for Android. और आज की coroutines की वीडियो में हम देखेंगे कि coroutine dispatchers क्या होते हैं, उनकी कितनी टाइप्स हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन योर यूज़ के हिसाब ने कौन सा coroutine dispatcher यूज़ करना है। और हम दो प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ भी देखेंगे कि हम किस तरीके से dispatchers को अपने रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के अंदर यूज़ करते हैं। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे कि हम किस तरीके से किसी भी coroutine का जिस थ्रेड के ऊपर वो रन हो रही होती है उस थ्रेड को चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन, या किसी भी कोरूटीन का जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसको चेंज कर सकते हैं यूजिंग द विद कॉन्टेक्स्ट मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि मैं पिछले 2-2.5 साल से कोई भी जो वीडियोस नहीं बना सका। तकरीबन आई गेस मैं 2.5 साल के बाद यही प्लेलिस्ट दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे काफ़ी ज़्यादा आप में से जो है वो दोस्त स्टूडेंट्स वगैरह मैसेजेस करते हैं कि ये प्लेलिस्ट मैं कंप्लीट करूँ, बट मैं जो टाइम मैनेज नहीं कर सका। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करूँ। इसके बाद कार्टलन फ्लोज या CI/CD फॉर एंड्रॉइड या कुछ ना कुछ क्लीन आर्किटेक्चर वगैरह कोई ना कोई वीडियो मैं इंशाल्लाह किसी टॉपिक पे बेसिक टॉपिक्स पे मैं बनाता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, इंट्रोडक्शन थ्योरेटिकली कि कोरूटीन डिस्पैचर्स क्या होते हैं, उनकी कितनी टाइप्स, और उसके बाद प्रैक्टिकल कोड के ऊपर आएंगे। तो इस टॉपिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि जो आप हमारी लास्ट वीडियो थी कोरूटीन स्कोप और कोरूटीन टेक कॉन्टेक्स्ट को जिस वीडियो में हमने देखा था उसको आप देख लें। हमने वहाँ पे देखा था कि कोई भी कोरूटीन होती है जो उसको हमने एक लॉजिकल लाइफ साइकिल, लिमिटेड लाइफ साइकिल के अंदर स्टार्ट करना होता है, तो उस चीज़ के लिए, इस कॉन्सेप्ट के लिए हम यूज़ करते हैं कोरूटीन स्कोप। कोरूटीन स्कोप बेसिकली एक ऐसा लिमिटेड लॉजिकल लाइफ साइकिल होता है जिसके अंडर सारी की सारी कोरूटीन स्टार्ट होती हैं। जैसे कोई एक स्कोप हमारे पास कैंसिल होता है तो उसके अंडर सारी की सारी कोरूटीन्स कैंसिल हो जाती हैं। और उस स्कोप का जब हम डिफाइन करते हैं तो हमने उसको एक कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट पास करना होता है। और कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट वो इन्वायरमेंट होता है जिस इन्वायरमेंट को या जिन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हमारी जो कोरूटीन है वो बिल्ड होती है और एग्जीक्यूट होती है। और कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा था मेन 4 एलिमेंट्स होते हैं, डिस्पैचर, जॉब होती है, एक्सेप्शन हैंडलर होता है और कोरूटीन नेम होता है। और लास्ट वीडियो में हमने जॉब को, कोरूटीन नेम को, डिस्पैचर को देखा था कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट और स्कोप को समझते हुए। लेकिन इस वीडियो में हम इन डेप्थ डिटेल में देखेंगे कोरूटीन डिस्पैचर क्या होता है, कोरूटीन जॉब या एक्सेप्शन हैंडलर या कोरूटीन नेम वगैरह को हम आगे वाली वीडियोस में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोरूटीन डिस्पैचर होता है, अभी हमने देखा ये कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट एलिमेंट होता है। जब भी हम कोरूटीन स्कोप डिफाइन करते हैं या जहाँ पे भी हमने कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट पास करना होता है वहाँ पे हम डिस्पैचर को डिफाइन करते हैं। और डिस्पैचर हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिटर्मिनिंग कि किस थ्रेड के ऊपर या थ्रेड पूल के ऊपर हमारी कोरूटीन रन होगी। अब पिछले वीडियोस के अंदर भी हमने देखा था कि आप एक थ्रेड के ऊपर मल्टीपल कोरूटीन्स रन कर सकते हैं और कोरूटीन किसी ना किसी थ्रेड के ऊपर एग्जीक्यूट होती है। तो वो जो थ्रेड होता है किस थ्रेड के ऊपर उसने एग्जीक्यूट होना है या थ्रेड पूल के ऊपर उसने एग्जीक्यूट होना है वो डिफाइन करता है जो डिस्पैचर हम कोरूटीन बिल्ड करते हुए या कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट के अंदर पास करते हैं। ये बेसिकली अंडरलाइंग जो एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट होता है या थ्रेड पूल होता है जिसके ऊपर हमारी कोरूटीन रन हो रही होती है उसको मैनेज करता है। आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को थ्रेड पूल का पता होगा, लेकिन मैं अगेन आपको बता देता हूँ कि थ्रेड पूल से सिंपली मुराद ये कि एक पूल ऑफ थ्रेड्स होता है। लेट से आपके पास 5 थ्रेड्स हैं, तो वो एक फाइव थ्रेड्स का एक पूल होगा जो रीयूज़ होते रहेंगे एक ही पूल के अंदर। अब उस थ्रेड पूल के ऊपर कोई भी आप कोरूटीन रन करें तो वो उन पांचों में से किसी भी थ्रेड के ऊपर चल सकती है। और कार्टून लैंग्वेज हमें डिफरेंट टाइप्स के बिल्ट इन डिस्पैचर्स प्रोवाइड करती है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मेन डिस्पैचर है, आईओ डिस्पैचर है, डिफ़ॉल्ट डिस्पैचर है, फिर हमारे पास एक अनकन्फाइंड डिस्पैचर है और लास्ट पे आपको एक कस्टम डिस्पैचर भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर एंड्रॉयड डेवलपमेंट की बात की जाए तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में मेन हम 3 डिस्पैचर ही यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट 3 हैं, मेन डिस्पैचर, आईओ डिस्पैचर और डिफ़ॉल्ट डिस्पैचर। और आपके ऑलमोस्ट जितने भी प्रैक्टिकल सिनेरियोज आते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर वो आप इन तीनों डिस्पैचर्स को यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस अगर आएँ कि वहाँ पे जहाँ पे आपको अपना कस्टम डिस्पैचर डिफाइन करने की ज़रूरत पड़े तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। हम इस वीडियो में आईओ डिस्पैचर, डिफ़ॉल्ट डिस्पैचर और मेन डिस्पैचर इन तीनों को डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं मेन डिस्पैचर क्या होता है। तो हमें पता है कि यूआई एप्लीकेशंस के अंदर यूआई ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड थ्रेड होता है जिसको एंड्रॉयड में भी हम मेन या यूआई थ्रेड कहते हैं। तो जो मेन डिस्पैचर होता है ये कोरूटीन को उस मेन थ्रेड के ऊपर या यूआई थ्रेड के ऊपर रन करता है और ये सिर्फ और सिर्फ यूआई एप्लीकेशंस के अंदर अवेलेबल है। अब चूंकि ये हमारी कोरूटीन को मेन थ्रेड के ऊपर या यूआई थ्रेड के ऊपर रन करता है तो इट्स इम्प्लाइड कि हम इसको सिर्फ और सिर्फ यूआई इंटरेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम यूआई थ्रेड के ऊपर कोई हैवी टास्क रन करते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं तो हमारी यूआई जो है वो फ्रीज हो जाती है, एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग की एक्सेप्शन आ जाती है। तो वो काम हम यहाँ पे नहीं कर सकते और इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में देख भी लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिटेल में कि व्यू मॉडल स्कोप या लाइफ साइकिल स्कोप क्या होता है। तो ये दोनों इंटरनली भी मेन डिस्पैचर को एज अ डिफ़ॉल्ट डिस्पैचर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास डिफ़ॉल्ट डिस्पैचर है। तो डिफ़ॉल्ट डिस्पैचर इज़ बैक्ड बाय अ शेड पूल ऑफ थ्रेड्स। इसके पीछे एक शेड पूल ऑफ थ्रेड्स है, एक पर्टिकुलर थ्रेड नहीं बल्कि एक थ्रेड पूल है। और जितने भी थ्रेड्स इस पूल के अंदर होते हैं
वो सारे के सारे सूटेबल होते हैं या ऑप्टिमाइज्ड होते हैं सीपीयू बाउंड ऑपरेशंस के लिए। सीपीयू बाउंड ऑपरेशन से मुराद ऐसे ऑपरेशंस हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीपीयू की ज़रूरत पड़ती है। लेट्स से आप किसी इमेज के ऊपर फ़िल्टर अप्लाई कर रहे हैं, जो कि अभी हम आगे देखेंगे अभी प्रैक्टिकल कोड में, या आप कोई बढ़िया आपके पास कोई लिस्ट है, आप वो जो है उसको पार्स कर रहे हैं, कुछ सॉर्ट कर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीपीयू की ज़रूरत है। तो उस केस के अंदर अगर हमारा कोई ऐसा ऑपरेशन होगा तो हम यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट डिस्पैचर को। और इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ थ्रेड्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं या इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ सीपीयू कोर्स के। आल्दो आप इसको कन्फिगर करके इससे ज़्यादा भी थ्रेड्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो आपको उससे कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम आप कोई भी सीपीयू होता है जो हमारे पास, वहाँ पे मैक्सिमम आप उतने ही ऑपरेशन किसी भी टास्क को उतने ही पैरेलल ऑपरेशंस में रन कर सकते हैं जितने नंबर ऑफ़ सीपीयू कोर्स होते हैं। तो एंड्रॉयड में लेट्स से अभी 4 या 8 कोर्स की जो डिवाइसेस हैं वो हमारे पास अगर आती हैं, तो 8 कोर अगर आपके सीपीयू पे होंगे तो आप किसी भी टास्क को मैक्सिमम अगर पैरेलल आप उसको डिवाइड कर भी लें तो वो 8 थ्रेड्स के अंदर या 8 पार्ट्स के अंदर आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप डिवाइड करेंगे तो फिर आपका एक ही कोर जो है वो 2 ऑपरेशंस को डिवाइड किया जाएगा, जो कि सीपीयू स्केजुलर वगैरह इंटरनली कर रहे होते हैं। तो उससे एट द एंड ऑफ द डे आपको ज़्यादा बेटर जो परफॉर्मेंस है वो नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ थ्रेड्स होते हैं डिफ़ॉल्ट डिस्पैचर में वो लिमिटेड होते हैं या इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ सीपीयू कोर्स के। तो जब हम कोरोटीन स्कोप डिफाइन करते हुए अगर कोई भी डिस्पैचर खुद एक्सप्लिसिटली पास नहीं करते तो ये डिफ़ॉल्ट डिस्पैचर एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू या एज अ डिफ़ॉल्ट डिस्पैचर यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है आईओ डिस्पैचर। तो आईओ डिस्पैचर के पीछे भी एक पूल ऑफ थ्रेड्स है और ये पूल ऑफ थ्रेड्स ऑप्टिमाइज्ड है ब्लॉकिंग आईओ ऑपरेशंस के लिए। यानी कि ऐसे ऑपरेशंस लेट्स है जहाँ पे आपने किसी फाइल से डेटा रीड करना या राइट करना, या डेटाबेस लोकल डेटाबेस या नेटवर्क से कहीं से भी आप डेटा रीड या राइट इनपुट या आउटपुट के रिलेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं जो कि ब्लॉकिंग ऑपरेशन होगा, तो उस केस में हम आईओ डिस्पैचर को यूज़ करते हैं। और इस डिस्पैचर के अंदर जो नंबर ऑफ़ थ्रेड्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ थ्रेड्स हैं वो लिमिटेड है 64 के, जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलती है। अगेन आप इसको भी कन्फिगर कर सकते हैं इससे ज़्यादा थ्रेड्स यूज़ करने के लिए। और इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है डिफ़ॉल्ट डिस्पैचर और आईओ डिस्पैचर में, कि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ थ्रेड्स ज़्यादा मिलते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो आईओ ऑपरेशन होता है या ये ब्लॉकिंग आईओ ऑपरेशन होता है, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा सीपीयू की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेट्स से आपके 10 थ्रेड्स हैं जो किसी डेटाबेस या नेटवर्क से या कहीं से भी इनपुट आउटपुट का काम कर रहे हैं, तो उन 10 में से जो लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो थ्रेड्स होंगे वो बहुत थोड़ा सीपीयू यूज़ करेंगे और सिर्फ आइडल बैठ के आईओ ऑपरेशन कंप्लीट होने का वेट कर रहे होंगे। लेट्स से आप नेटवर्क से डेटा रीड कर रहे हो, डेटाबेस में से इनपुट आउटपुट कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीपीयू नहीं चाहिए, लेकिन आपका थ्रेड उस जब तक वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होगा थ्रेड ब्लॉक होगा। तो इसलिए हम जो है वो मल्टीपल थ्रेड्स को यूज़ कर सकते हैं और एफिशिएंटली जो है वो हम कंकरेंसी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये है आईओ डिस्पैचर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अनकन्फाइंड डिस्पैचर है। तो जैसे नाम से ज़ाहिर है कि ये जो डिस्पैचर होता है ये किसी पर्टिकुलर थ्रेड या थ्रेड पूल के साथ कन्फाइंड नहीं होता। तो अगर आप कोई भी कोरोटीन अनकन्फाइंड डिस्पैचर के साथ स्टार्ट करेंगे या लॉन्च करेंगे तो कोरोटीन अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगी उस थ्रेड के ऊपर जिस थ्रेड ने उस कोरोटीन को लॉन्च किया है। लेकिन कोरोटीन की एग्जीक्यूशन के दौरान अगर आपने कोई सस्पेंड फंक्शन कॉल कर लिया तो उसके बाद इट्स नॉट गारंटीड कि वो कोरोटीन किस थ्रेड के ऊपर चलेगी। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो उसी थ्रेड के ऊपर चले जिस थ्रेड ने इनिशियली इसे लॉन्च किया था, लेकिन इट्स आल्सो पॉसिबल कि कोरोटीन वो थ्रेड जो है वो चेंज कर दे। लेट्स से आपने मेन थ्रेड के ऊपर एक कोरोटीन लॉन्च की विद द अनकन्फाइंड डिस्पैचर, तो वो स्टार्ट में तो वो मेन थ्रेड के ऊपर ही कोरोटीन आपकी लॉन्च होगी, लेकिन अगर आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल डिले फंक्शन कॉल कर लिया ड्यूरिंग दी कोरोटीन एग्जीक्यूशन, तो उसके बाद इट्स नॉट गारंटेड कि वो कोरोटीन मेन के ऊपर ही चलेगी, मेन थ्रेड के ऊपर ही चलेगी या किसी और थ्रेड के ऊपर चलेगी। और अगर एंड्रॉयड की बात की जाए तो हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट में इसको कॉमनली यूज़ नहीं करते। एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जो फर्स्ट 3 हमने देखे, मेन डिस्पैचर, आईओ डिस्पैचर और डिफ़ॉल्ट डिस्पैचर, वो 3 ही यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कस्टम डिस्पैचर हैं। तो आप बिल्ट इन डिस्पैचर्स के अलावा अपने कस्टम डिस्पैचर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं कोरोटीन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हुए। किस तरीके से, एक हमारे पास मेथड है न्यू सिंगल थ्रेड कॉन्टेक्स्ट। इससे एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड थ्रेड बन जाता है, कोरोटीन सारी की सारी एग्जीक्यूशन उसी थ्रेड के ऊपर करती है। अगर आपको कोरोटीन के लिए थ्रेड पूल की ज़रूरत है तो आप न्यू फिक्स्ड पूल कॉन्टेक्स्ट मेथड को कॉल करके एक थ्रेड पूल भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप इस फंक्शन को 5 पास करेंगे तो आपके 5 थ्रेड्स बन जाएंगे और वो पूल ऑफ थ्रेड बन जाएगा और आपकी कोरोटीन उसी पूल ऑफ थ्रेड को उसी के ऊपर रन होगी, उनको रीयूज़ कर लेगी। लास्ट में हमारे पास ये है कि अगर आपने जो पहले हम एंड्रॉयड में कस्टम एग्जीक्यूटर क्लासेस लिखते थे, तो अगर आपके पास कोई ऑलरेडी कस्टम एग्जीक्यूटर लिखा हुआ है तो आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं कोरोटीन डिस्पैचर के ऊपर। तो ये थोड़ा सा डिस्पैचर्स का थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन था। अभी एक प्रैक्टिकल कोड के साथ इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं अपने डेमो प्रोजेक्ट के ऊपर जाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआई के ऊपर मेरे पास एक कंस्ट्रेंट लेआउट है, इसके अंदर मेरे पास एक इमेज व्यू है। इस इमेज व्यू के ऊपर हम एक इंटरनेट से इमेज डाउनलोड करेंगे और वो यहाँ पे शो करवाएंगे। इसके नीचे एक स्क्रॉल व्यू है और इसके नीचे एक आप देख सकते हैं कि मैंने डमी जो टेक्स्ट है वो शो करवाया हुआ है, लेकिन राइट नो इसकी जो विजिबिलिटी है वो गॉन है। फिर इसके नीचे एक मेरे पास बटन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BTN रन कोड के आईडी के साथ, और इसके नीचे एक प्रोग्रेस व्यू है जिसकी विजिबिलिटी भी गॉन है। इसको इन सब व्यूज़ को हम जो है वो
विद अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स इस वीडियो में आगे यूज़ करेंगे। तो मेन एक्टिविटी के ऊपर जाते हैं। तो जैसे हम बटन पे ऊपर क्लिक करेंगे तो मैं कोरोटीन जो है वो लॉन्च कर लूँगा। तो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, अगर मैं उस फाइल के ऊपर जाऊँ, ये जो फाइल हमने लास्ट वीडियो में यूज़ की थी, किस तरीके से हम जो है वो कोरोटीन स्कोप डिफाइन करते हैं, इसको डिस्पैचर पास करते हैं, कोरोटीन नेम जो है वो पास करते हैं, और इस तरीके से हम लॉन्च या सिंक वगैरह को स्कोप के ऊपर यूज़ करके कोरोटीन्स लॉन्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोरोटीन स्कोप क्रिएट कर लूँगा, और तो यहाँ पे मैं कोरोटीन कॉन्टेक्स्ट पास करना है और कोई ना कोई एक वैल्यू जो मिनिमम हमने लाजमी पास करनी है। तो हम यहाँ पे डिस्पैचर पास करेंगे। तो आपने देखा कॉटलन एक्स डॉट कोरोटीन से मुझे डिस्पैचर्स मिल रहे हैं। अब मैं डॉट पे देखूँ तो आप देखेंगे मेन, आयो, डिफ़ॉल्ट और अनकन्फाइंड, ये चारों मुझे मिल रहे हैं। तो अनकन्फाइंड तो हमने यूज़ नहीं करना, मेन, आयो और डिफ़ॉल्ट को हमने यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम मेन को यूज़ कर लेते हैं। अब इसके ऊपर मैं एसिंक को भी कॉल कर सकता हूँ, लॉन्च को भी कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि जो कोरोटीन बिल्डर्स हैं वही। तो मैं लॉन्च को कॉल करके कोरोटीन लॉन्च कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ना थ्रेड नेम को प्रिंट कर लेते हैं, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट नेम। तो इस तरीके से जो करंट थ्रेड का नेम है वो प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे टैग भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे वो टैग हो गया। तो अगर मैं एप्लीकेशन को रन करूँ तो हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। अगर मैं जाऊँ अपनी लॉकहार्ट विंडो के ऊपर तो मेरा टैग ऑलरेडी सेट है। मैं क्लिक करता हूँ रन कोड पे, तो आपने देखा थ्रेड नेम मेन मेरे पास जो है वो प्रिंट हो रहा है। तो आपने देखा जो मेन डिस्पैचर है वो हमारे पास मेन थ्रेड के ऊपर हमारी कोरोटीन को रन करता है। अब सेम भी अगर आप यहाँ पे लेट से डिफ़ॉल्ट डिस्पैचर यूज़ करेंगे और दोबारा रन करेंगे तो अब आप देखेंगे जो कोरोटीन है हमारी, क्लिक करता हूँ मैं रन कोड बटन के ऊपर, तो आपने देखा डिफ़ॉल्ट डिस्पैचर वर्कर टू जो थ्रेड नेम है वो प्रिंट हुआ। यानी कि अब ये मेन थ्रेड के ऊपर हमारी कोरोटीन नहीं रन हो रही, बल्कि एक बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर आप कह सकते हैं रन हो रही है, डिफ़ॉल्ट डिस्पैचर के ऊपर रन हो रही है। सेम वे अगर आप आयो थ्रेड को यूज़ करें, आयो को, तो फिर भी आपको नज़र आएगा कि ये कोरोटीन जो है वो किसी बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर है। अब मैं वापस मेन के ऊपर जाता हूँ। अब मेन थ्रेड के ऊपर अगर आप डॉट करें तो आपको यहाँ पे एक इमीडिएट की वैल्यू मिल रही है। इसमें डिफरेंस ये है, तो अगर आप सिर्फ मेन यूज़ करेंगे तो हमारी जो कोरोटीन है ये बेसिकली एक रनेबल में कन्वर्ट होकर मेन थ्रेड में एग्जीक्यूट होती है। तो अगर हमारा मेन थ्रेड जो है वो किसी फ्रेम को रेंडर करने में बिजी होगा तो हमारी कोरोटीन की एग्जीक्यूशन वेट करेगी जब तक वो मेन थ्रेड है वो फ्री नहीं हो जाता फ्रेम की रेंडरिंग से या किसी भी इस तरह के काम से। लेकिन अगर आपको फ़ौरन इमीडिएटली अपनी जो कोरोटीन है उसको एग्जीक्यूट करवाना है तो फिर आप यहाँ पे डॉट इमीडिएट यूज़ करेंगे। इस केस में अगर मेन थ्रेड फ्रेम को रेंडर कर रहा होगा या कोई भी इस तरह का काम कर रहा होगा तो वो उस काम को छोड़ के फ़ौरन हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो कोरोटीन की स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप उस केस में यूज़ करेंगे जहाँ पे आपको यूआई के ऊपर जो चेंजेस है वो इमीडिएटली चाहिए, फ़ौरन चाहिए। तो उन केसेस में आप इमीडिएट को यूज़ कर सकते हैं। वैसे मोस्टली हम जो वो डॉट मेन को भी यूज़ कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं अपनी फर्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो हमने क्या करना है, हमने एक यूआरएल से एक इमेज डाउनलोड करनी है और इस इमेज व्यू के ऊपर शो करवानी है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे एक यूआरएल क्रिएट कर लेता हूँ, यूआरएल इस तरीके से, और यहाँ पे मैं यूआरएल में पेस्ट कर देता हूँ। तो इस यूआरएल से हम बेसिकली अपनी जो इमेज है वो डाउनलोड करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक बिट मैप जो है वो क्रिएट कर लूँगा और बिट मैप फैक्ट्री को यूज़ करते हुए बिट मैप फैक्ट्री डॉट डिकोड स्ट्रीम यूआरएल डॉट ओपन स्ट्रीम करूँगा। तो यहाँ पे इस बिट मैप के अंदर मेरे पास ये इस यूआरएल से जो इमेज है वो आ जाएगी। अब मैंने सिंपली क्या करना है, बाइंडिंग डॉट इमेज व्यू आउटपुट डॉट सेट इमेज बिट मैप, तो यहाँ पे जो बिट मैप है वो मैं शो करवा दूंगा। तो इस तरीके से हम यूजिंग ए कोरोटीन नेटवर्क से एक इमेज को डाउनलोड करेंगे। तो अगर मैं एप्लीकेशन को रन करूँ तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको पता होगा कि क्या होगा यहाँ पे। अगर नहीं पता तो आप वीडियो को पॉज करें और सोचें, अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पे क्या होगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ना रन कोड के ऊपर तो आप देखेंगे हमारी एप्लीकेशन क्रैश होगी, और जो एक्सेप्शन आपको मिलेगी वो भी आई एम श्योर आपको पता होगा, वो एक्सेप्शन होगी नेटवर्क ऑन मेन थ्रेड एक्सेप्शन। क्योंकि हमारी जो ये कोर रूटीन है ये बेसिकली मेन थ्रेड के ऊपर रन हो रही है। यहाँ पे भी आपने देखा था माई टैग के हमारा जो थ्रेड नेम है वो मेन है, तो मेन थ्रेड के ऊपर हम जो नेटवर्किंग का ऑपरेशन है वो नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं अब क्या करूँगा, अब देखें यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि डिफ़ॉल्ट डिस्पैचर यूज़ करना है या आयो। तो अब जो हमने बेसिकली नेटवर्क से डेटा रीड करना है तो ये कोई हमें बहुत ज़्यादा सीपीयू नहीं चाहिए, और ये इनपुट आउटपुट का काम है, आयो का काम है। तो मैं आयो डिस्पैचर को यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। और अब अगर मैं दोबारा एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो अब गेन गैस करने की कोशिश करें कि क्या होगा। अब क्या होगा आपने नोट करना है, मैं जैसे बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एप्लीकेशन फ़ौरन क्रैश नहीं होगी, तकरीबन 1-1.5 सेकंड का डिले लेगी फिर क्रैश होगी। अगेन अगर आपको पता होगा आई एम श्योर कि क्यों क्रैश हुई है। अगर आप यहाँ पे एक्सेप्शन को देखेंगे, यहाँ पे लेवल एरर कर दें अगर, तो आपको नज़र आएगा कि हमारी जो एक्सेप्शन है वो है कॉल्ड फ्रॉम रॉन्ग थ्रेड एक्सेप्शन, ओनली द ओरिजिनल थ्रेड दैट क्रिएटेड अ व्यू हायरार्की कैन टच इट्स व्यूज़। तो बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो इमेज है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो रही है, क्योंकि हम जो डाउनलोडिंग वाला काम है वो एक बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन हम बैकग्राउंड थ्रेड से ही अपनी यूआई को जो है वो चेंज कर रहे हैं, बैकग्राउंड थ्रेड से ही यूआई के ऊपर इमेज सेट कर रहे हैं, तो वो हम नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे आता है हमारी वीडियो का सेकंड टॉपिक है, जहाँ पे हमने किसी को रूटीन का जो कॉन्टेक्स्ट होता है या थ्रेड होता है उसको चेंज करना है ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन।
अब हम देखें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि इतना जो थ्रेड कोरूटीन का काम है वो हमें करना है बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर, ये वाला काम हमें करना है मेन थ्रेड के ऊपर। तो इस चीज़ के लिए हम कोरूटीन्स के अंदर यूज़ करते हैं विद कॉन्टेक्स्ट मेथड को, और इसको हम दो वैल्यूज़ पास करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट, जस्ट लाइक जो हम कोरूटीन स्कोप को या लॉन्च या एसिंग कोरूटीन बिल्डर्स को कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं उसी तरीके से। और सेकंड नंबर पे यहाँ पे हम एक सस्पेंडिंग लैम्डा पास करते हैं, और यहाँ पे आप कोई भी कोड जो अपना कर सकते हैं जो सस्पेंडिंग कोड होगा, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। तो विद कॉन्टेक्स्ट भी हमारे पास आप देख सकते हैं एक सस्पेंडिंग फंक्शन है। आप इसको यहाँ पे अगर कॉल करेंगे विद कॉन्टेक्स्ट को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नहीं कर सकते गेन, क्योंकि ये एक सस्पेंडिंग फंक्शन है। तो आपने इसको किसी न किसी कोरूटीन के अंदर ही कॉल करना है या किसी दूसरे सस्पेंडिंग फंक्शन के अंदर ही कॉल करना है। अब विद कॉन्टेक्स्ट करता ये है कि जिस भी कोरूटीन के अंदर आप इसको कॉल करेंगे ये सारी की सारी कोरूटीन रन होगी, लेकिन जैसे ही विद कॉन्टेक्स्ट कॉल होगा तो ये वाली कोरूटीन पास हो जाएगी। विद कॉन्टेक्स्ट के अंदर का सारा कोड एग्जीक्यूट होगा। जब ये वैल्यू को रिटर्न कर देगा तो ये कोरूटीन अपनी एग्जीक्यूशन आगे दोबारा रिज्यूम कर देगी। तो आप ये समझ लें कि जस्ट लाइक जिस तरीके से एक ही कोरूटीन हमारी चलती है उसी तरीके से हमारी ये कोरूटीन चलेगी, लेकिन ये एक डिफरेंट कोरूटीन होगी। जब वैल्यू आप रिटर्न कर देंगे तो वो अगेन यहाँ पे पुरानी कोरूटीन के ऊपर वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो यूआई वाला काम है जिसको हम यहाँ से उठा लेंगे, हमें कोई वैल्यू भी इस एग्जाम्पल के लिए रिटर्न नहीं करनी, और यहाँ पे हम यूआई वाला काम कर देंगे। अब यहाँ पे बेसिकली आप वो कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट एलिमेंट पास करते हैं जो कॉन्टेक्स्ट आप चेंज करना चाह रहे हो। हमारे पास क्या यूज़ केस है, हमने बेसिकली डिस्पैचर पास करना है मेन। तो एप्लीकेशन रन करने से पहले इसको दोबारा समझ लेते हैं थोड़ा सा कि हमने बटन के क्लिक के ऊपर एक कोरूटीन स्टार्ट की है जो कि बेसिकली आईओ डिस्पैचर या बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर रन हो रही है। ये सारे का सारा कोड चलेगा बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर। हमने यहाँ पे एक इमेज डाउनलोड कर ली जो कि हमने बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर ही करनी थी। अब ये इमेज हमें यूआई के ऊपर शो करवानी है, तो हमें बेसिकली मेन थ्रेड के ऊपर ये वाला काम करना है। तो हमने इसी कोरूटीन के अंदर विद कॉन्टेक्स्ट को कॉल किया, और जो उसको डिस्पैचर पास किया वो हमने पास किया डॉट मेन। तो विद कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा, एक न्यू कोरूटीन स्टार्ट कर देगा जिसके ऊपर डिस्पैचर जो है वो मेन डिस्पैचर यूज़ होगा। तो ये वाला जो कोड है वो मेन थ्रेड के ऊपर एग्जीक्यूट होगा। अब अगर लेट से आप इसी लाइन को दोबारा कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर दें और इसके नीचे भी दोबारा पेस्ट कर दें, तो अब क्या होगा, फर्स्ट नंबर भी आप देखेंगे यहाँ पे आपको आयो डिस्पैचर मिलेगा, यहाँ पे आपको जो थ्रेड नेम सॉरी आयो मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है मेन थ्रेड मिलेगा, और यहाँ पे अगेन आपको वही इनिशियल थ्रेड मिलेगा जो यहाँ पे पहले आपको मिला था। तो अब अगर मैं एप्लीकेशन रन करूँ और मैं लॉग हेड के ऊपर जाके जो है वो अपना टैग भी सेट कर देता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ, मैं क्लिक करूँगा रन कोड के ऊपर। तो आपने देखा 2-3 सेकंड के बाद हमारे पास हमारी इमेज शो होना शुरू होगी, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारे पास जो थ्रेड नेम आया, फर्स्ट वन आया डिफ़ॉल्ट डिस्पैचर वर्कर 2, फिर आया मेन थ्रेड, और फिर अगेन आया डिफ़ॉल्ट डिस्पैचर वर्कर 2। और आप अगर मैं दोबारा क्लिक करूँ, इमेज तो ऑलरेडी सेट है, ऊपर रीसेट हो जाएगी, लेकिन आप नोट करेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है ये उस वक्त हमें शो होगी जब मेन का जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये इसलिए है कि पहले यहाँ पे हमारे पास ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर इमेज डाउनलोड होने में 1-1.5 सेकंड लगा, और उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट हुई। जब ये वाला काम कंप्लीट हो गया, इमेज यूआई के ऊपर सेट होगी, तो फिर हमारे पास ये वाली जो लाइन लास्ट वाली एग्जीक्यूट हुई। तो इस तरीके से हम विद कॉन्टेक्स्ट मेथड को यूज़ करते हैं, और किसी भी कोरूटीन का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको चेंज कर सकते हैं। और विद कॉन्टेक्स्ट के साथ जो डिस्पैचर को हम चेंज करते हैं, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये नहीं कि सिर्फ आप इससे डिस्पैचर चेंज कर सकते हैं, आप कोई भी कॉन्टेक्स्ट एलिमेंट चेंज कर सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे एक कोरूटीन नेम पास करता हूँ, इसको कह देता हूँ C100। और अब यहाँ पे मैं थ्रेड नेम को नहीं प्रिंट करता, बल्कि मैं यहाँ पे पूरे का पूरा जो कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट है आपको आप देखेंगे दिस से मुझे कोरूटीन स्कोप मिल जाएगा, डॉट डॉट करूँगा कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा मुझे, वो पूरा मैं प्रिंट करवा सकता हूँ। अगर मैं वो यहाँ पे भी प्रिंट करवाऊँ और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और दोबारा ऐप रन करूँ, तो आप देखेंगे जो मेरे पास जो कोरूटीन नेम है वो आप देखेंगे कि रीयूज़ होगा यहाँ पे भी, क्योंकि हमने बेसिकली सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट एलिमेंट चेंज किया है जो कोरूटीन डिस्पैचर है, कोरूटीन नेम हमने रिप्लेस या चेंज नहीं किया। तो आपने देखा मेरे पास कोरूटीन C100 रन हुई, और यहाँ पे स्टैंडअलोन कोरूटीन है एक्टिव स्टेट के अंदर, इसका आप जो है डिस्पैचर और एड्रेस देख सकते हैं। इस केस के अंदर भी वही कोरूटीन आप देखेंगे, नेम उसको वही दिया जा रहा है, लेकिन ये कोरूटीन डिस्पैच्ड कोरूटीन है, स्टैंडअलोन कोरूटीन नहीं है। ये एक डिफरेंट कोरूटीन है, एड्रेस भी डिफरेंट है, डिस्पैचर भी आप देख सकते हैं डिफरेंट है। और यहाँ पे अगेन जब ये वाली लाइन थर्ड वाली हमारे पास एग्जीक्यूट हुई, तो ये फर्स्ट लाइन की तरह सेम वही कोरूटीन है, सेम एड्रेस आप देख सकते हैं वो यूज़ हो रहा है। तो अब लेट से अगर मैं यहाँ पे इसी को कॉपी कर लूँ, और यहाँ पे अगर मैं इसको पास कर दूँ ना कोरूटीन नेम इस तरीके से, और इसको C200 कह दूँ, तो अब आप देखेंगे कि जो कोरूटीन नेम है वो भी जो कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट है उसके साथ साथ ये भी चेंज हो जाएगा। तो मैं क्लिक करता हूँ रन कोड पे, तो आपने देखा C100
IO डिस्पैचर के साथ C200 मेन डिस्पैचर पे और C100 अगेन IO डिस्पैचर पे। तो ये है गाइस कि किस तरीके से हम विद कॉन्टेक्स्ट मेथड को यूज़ करते हुए किसी भी कोरूटीन का जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो चेंज कर सकते हैं। और अगेन मैंने आपको बताया कि जो कोरूटीन डिस्पैचर हम चेंज करते हैं मोस्ट कॉमनली हम इसी इसी काम के लिए जो कोरूटीन कॉन्टेक्स्ट होता है इसको यूज़ करते हैं। और इस तरीके से हम किसी भी कोरूटीन का जो थ्रेड होता है वो चेंज कर सकते हैं। अगेन आपको आपने देखा होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो पोर्शन है ये एक न्यू कोरूटीन रन होगी। टेक्निकल इंटरनली मैं बात कर रहा हूँ, तो न्यू कोरूटीन रन होगी, लेकिन जब तक ये कोरूटीन कंप्लीट नहीं होगी ये आउटर कोरूटीन हमारे पास पास हो जाएगी। और जब इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी आप वैल्यू रिटर्न कर देंगे, फिर ये हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी। तो अब इस सारे के सारे कोड को रिमूव करते हैं और जाते हैं अपनी सेकंड एग्जांपल के ऊपर। अब दूसरी एग्जांपल के लिए अगर मैं जाता हूँ अपने प्राइवेट के ऊपर, तो आप देख सकते हैं ड्राइबल फोल्डर के अंदर मेरे पास एक टेस्ट इमेज पड़ी हुई है ऑलरेडी। तो हम इस एग्जांपल में ये करेंगे कि इस टेस्ट इमेज के ऊपर एक ग्रे स्केल फिल्टर अप्लाई करेंगे। अब ये जो इमेज के ऊपर फिल्टर अप्लाई करने वाला काम है ये एक CPU इंटेंसिव काम है। जो पहली एग्जांपल थी वो आयो बाउंड काम था जिसमें हमें आयो के रिलेटेड काम करना था, हमने नेटवर्क से डेटा रीड करना था। लेकिन इस एग्जांपल के लिए एक CPU इंटेंसिव काम है जिसके लिए हमें इस डिवाइस का CPU ज़्यादा चाहिए। मे बी आप डिपेंडिंग अपॉन योर डिवाइस या एमुलेटर ये 1 सेकंड ले, 2 सेकंड ले, 5 सेकंड ले, लेकिन जितना भी टाइम ले इसको ज़्यादा CPU चाहिए हमें इस काम के लिए। तो हम देख लेते हैं कि इस तरह के यूज़ केस में हम कैसे कोरूटीन डिस्पैचर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि मैं ये जो कोरूटीन है ये मेन डिस्पैचर के ऊपर रन करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ, क्या मैंने आपको बताया था कि हमारा जो UI है इसके ऊपर एक प्रोग्रेस व्यू भी लगा हुआ है हमारे पास। तो इस एग्जांपल के लिए जो जो स्क्रॉल व्यू है इसको भी मैं विजिबल कर दूंगा। तो आप देखेंगे स्क्रॉल व्यू के अंदर टेक्स्ट भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो प्रोग्रेस व्यू है इसको भी मैं यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ये कोरूटीन रन होगी ये गॉन है बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे कोरूटीन हम स्टार्ट करेंगे तो मैं इस प्रोग्रेस व्यू को बाइंडिंग डॉट प्रोग्रेस व्यू डॉट इज़ विजिबल इसको ट्रू कर दूंगा। सारा काम करने के बाद एंड पे इसको हम फॉल्स कर देंगे, यानी कि इसको हाइड कर देंगे। तो जितना भी काम हमने करना है वो इसके दरमियान करना है। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि जो इमेज है ऑलरेडी उसको मैंने यहाँ पे इस इमेज व्यू के ऊपर शो करवाना है। तो मैं इसको ले लूँगा ओरिजिनल इमेज के नाम से बिट मैप फैक्ट्री डॉट डिकोड रिसोर्स आप कह लें, इसको रिसोर्सेज पास कर दें और आर डॉट ड्राइबल डॉट टेस्ट इमेज। तो यहाँ पे मेरे पास जो टेस्ट इमेज है वो आ जाएगी और यहाँ पे मैं बाइंडिंग डॉट इमेज व्यू आउटपुट डॉट सेट इमेज बिट मैप। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ओरिजिनल इमेज जो है वो सेट करूँगा। अब नेक्स्ट मैं ऑन क्रिएट मेथड के बाहर अपना एक मेथड पेस्ट करूँगा, अप्लाई ग्रे स्केल फिल्टर। तो ये मेथड बेसिकली आप देख सकते हैं एक ओरिजिनल बिट मैप हमसे एक बिट मैप रिसीव करेगा, उसके ऊपर जो ग्रे स्केल फिल्टर है वो अप्लाई करेगा और वही बिट मैप हमें विद द अप्लाइड फिल्टर हमें रिटर्न कर देगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको कह दूँगा फिल्टर्ड इमेज और मैं यूज़ कर लूँगा अप्लाई ग्रे स्केल फिल्टर और इसको जो ओरिजिनल इमेज है वो पास करूँगा। और इसी लाइन को मैं अगेन डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे फिल्टर इमेज शो करवा दूंगा। तो पहले कोड को समझ लेते हैं। जैसे कोरूटीन हमारी लॉन्च होगी वो मेन थ्रेड के ऊपर लॉन्च होगी, हम अपने प्रोग्रेस बार को शो करवाएंगे, फिर हम अपनी जो ओरिजिनल इमेज है वो सेट करवाएंगे अपनी इमेज व्यू के ऊपर। उसके बाद फिर हम जो अप्लाई ग्रे स्केल फिल्टर का मेथड है इसको अपनी ओरिजिनल इमेज पास करेंगे, ये उस इमेज के ऊपर फिल्टर अप्लाई करके हमें फिल्टर्ड इमेज के अंदर वो इमेज रिटर्न कर देगा। फिर हम अगेन वो इमेज शो करवाएंगे अपने इमेज व्यू के ऊपर और जो प्रोग्रेस बार है इसको हाइड कर देंगे। और ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस हमारे पास स्क्रीन के ऊपर अगर मैं ऐप साथ रन भी कर लूँ, आप देखेंगे एक स्क्रॉल व्यू और उसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो भी नज़र आ रहा होगा। ये आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास टेक्स्ट है इसको मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ। अब ये मैंने यहाँ पे क्यों लगाया हुआ है ये अभी थोड़ी देर तक मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब आपने नोट करना है कि मैं यहाँ पे इसको जो है वो मेन थ्रेड मेरा एक्टिव है, मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ, मेन थ्रेड ब्लॉक नहीं है। अब मैं जैसे क्लिक करता हूँ ना रन कोड के ऊपर, तो आप देखेंगे मैं इसको स्क्रॉल नहीं कर सकता, मैं क्लिक करके स्क्रॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपने देखा हमारे पास ना प्रोग्रेस बार आया ना ही हमारे पास ओरिजिनल इमेज आई। इमेज हमारे पास उसी वक्त आई जब उसके ऊपर फिल्टर अप्लाई हो चुका हुआ था। और हम अब जो है वो टेक्स्ट को स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन पहले हम जो स्क्रॉल नहीं कर सकते थे। अब जो प्रोग्रेस बार हमें शो नहीं हुआ या ओरिजिनल इमेज शो नहीं हुई, ये इसलिए है कि ये जो अप्लाई ग्रे स्केल फिल्टर का मेथड है ये जो काम कर रहा है ये CPU बाउंड काम है। इसके लिए जो हमारा मेन थ्रेड है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इससे पहले इवन तो हमने ये स्टेटमेंट्स पहले लिखी हैं, लेकिन इससे पहले कि मेन थ्रेड हमारे प्रोग्रेस बार को रेंडर करे, उसकी विजिबिलिटी चेंज करे, वो इस लाइन को एग्जीक्यूट कर देता है और ये हमारे पास जो मेन थ्रेड है वो ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप छोटा सा डिले ले लें, लेट से आप 50 मिली सेकंड का भी डिले ले लेना, तो अब आप देखेंगे कि ओरिजिनल इमेज और प्रोग्रेस बार आपको शो होगा, लेकिन अगेन आप स्क्रोल नहीं कर सकेंगे, मेन थ्रेड स्टिल आपका ब्लॉक हो जाएगा इस लाइन पे आके। मैं क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर, अब देखें मैं स्क्रॉल नहीं कर सकता
और जैसे फ़िल्टर्ड इमेज आ गई हमारे पास, प्रोग्रेस बार चला गया, तो अब मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ। अब इस तरह के केसेस में हमने देखना है कि हम किस तरीके से विद कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करते हुए इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। एक चीज़ है कि आई एम श्योर आपको पता होगा, अगर आप यहाँ पे सस्पेंड कीवर्ड यूज़ भी कर लें तो आपको जो आईडी एंड ड्राफ्ट स्टूडियो वो भी बताएगा कि दिस इज़ रिडंडेंट। इसकी रीज़न ये है कि सिर्फ सस्पेंड कीवर्ड लिखने से कोई भी जो ब्लॉकिंग कॉल है वो सस्पेंडिंग कॉल नहीं होती। अब ये जो मेथड है ये एक ब्लॉकिंग कॉल कर रहा है, मीन्स कि ये जिस भी थ्रेड के ऊपर आप इसको कोरूटीन के ऊपर रन करें, थ्रेड के ऊपर रन होगा तो ये उसको ब्लॉक कर देगा। तो सस्पेंड कीवर्ड आप देखेंगे कि एक्टिव नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हम इस तरह के केसेस में विद कॉन्टेक्स्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे विद कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर लूँगा। अब मुझे पता है कि ये जो मेरा काम है ये है डिफ़ॉल्ट डिस्पैचर का काम है, ये CPU बाउंड काम है, तो मुझे डिफ़ॉल्ट डिस्पैचर को यूज़ करना है यहाँ पे। और इस तरीके से ये जो सारे का सारा कोड है वो मैं यहाँ से कट कर लूँगा और यहाँ पे इसके अंदर ले जाऊँगा। अब इस केसेस में हम जो वैल्यू रिटर्न करेंगे वो रिटर्न होगी विद कॉन्टेक्स्ट से, वैल्यू रिटर्न होगी और यहाँ से इसकी जो वैल्यू है वो रिटर्न करवा देंगे। तो आप देखेंगे जो बिट मैप है वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। अब जैसे ही मैंने विद कॉन्टेक्स्ट को यूज़ किया तो चूँकि ये सस्पेंडिंग फंक्शन है तो यहाँ पे सस्पेंड कीवर्ड भी आपने देखा एक्टिव हो चुका हुआ है, क्योंकि इसको पता है कि कोई ना कोई ऐसी सस्पेंडिंग कॉल हो रही है जिसकी वजह से जो ब्लॉकिंग कॉल है वो हमारे पास नहीं होगी। और इस चीज़ को हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट में कहते हैं, इस कन्वेंशन को हम कहते हैं मेन सेफ। अब आप देखेंगे पूरी की पूरी जो इनिशियल कोर रूटीन है वो हमने मेन थ्रेड के ऊपर लॉन्च की हुई है, लेकिन हमने अपने इस मेथड को मेन सेफ बना दिया है। मेन सेफ से मुराद ये है, इस कन्वेंशन से मुराद ये है कि कोई भी आपका सस्पेंडिंग फंक्शन है अगर वो ब्लॉकिंग कॉल कर रहा है तो ये उस फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ब्लॉकिंग कॉल को सस्पेंडिंग कॉल के अंदर कन्वर्ट करे। इसका क्या मतलब है कि पहले लेट से आप रेट्रोफिट को यूज़ करते हैं, तो रेट्रोफिट जो है वो या रूम को आप यूज़ करते हैं तो वो एक ब्लॉकिंग कॉल करते हैं। मीन जो भी उनके ऊपर आप काम करते हैं नेटवर्क का या डेटाबेस रीड करने का, तो उसके लिए आपका जो थ्रेड है वो ब्लॉक हो जाता है। लेकिन वो दोनों जो लाइब्रेरीज़ हैं वो मेन सेफ लाइब्रेरीज़ हैं, वो इस कन्वेंशन को फॉलो करती हैं। वो कैसे फॉलो करती हैं कि उन्होंने इंटरनली, उन्हें पता है कि हमारा रेट्रोफिट को पता है मेरा सारे का सारा काम नेटवर्क के रिलेटेड है, तो वो इंटरनली डिस्पैचर को आईओ के ऊपर चेंज कर देती है। सेम वे रूम लाइब्रेरी भी इंटरनली आईओ डिस्पैचर के ऊपर उसको चेंज कर सकती है। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप विदाउट एनी प्रॉब्लम आप इस मेथड को डायरेक्टली अपने मेन थ्रेड के ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर आप देखें तो हम मेन थ्रेड के ऊपर ही सारी कोर रूटीन रन कर रहे हैं और इस मेथड को मेन थ्रेड के ऊपर कॉल कर पा रहे हैं। इसकी रीज़न ये है कि ये मेथड हमारा अब मेन सेफ हो चुका हुआ है। अब इसको रन करके भी देख लेते हैं यहाँ पे। अब अगर मैं इसको डिले को ख़त्म भी कर देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं रन करूँगा तो आप देखेंगे मेन थ्रेड 1 सेकंड के लिए, मिली सेकंड के लिए भी ब्लॉक नहीं होगा। मैं क्लिक करूँगा रन कोड के ऊपर और आपने देखा मैं स्क्रॉल कर पा रहा हूँ और 2 3 4 सेकंड के बाद जो इमेज है वो शाम पे शो होना शुरू हो गया। आपने देखा ओरिजिनल इमेज भी आई, प्रोग्रेस व्यू भी शो हो गया। और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस मेथड मैं इसको जो स्क्रॉल व्यू है उसके ऊपर टेक्स्ट को स्क्रॉल भी कर पा रहा था, क्योंकि ये मेथड अब मेन सेफ है। इंटरनली इसने अपनी एग्जीक्यूशन को बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर स्विच कर दिया है। तो जो विद कॉन्टेक्स्ट को जब हम इस तरीके से यूज़ करते हैं तो हम मोस्टली जो एक्सप्रेशन सिग्नेचर होता है मेथड का वो हम यूज़ कर लेते हैं। किस तरीके से कि हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो रिटर्न को ख़त्म कर देंगे, डायरेक्ट विद कॉन्टेक्स्ट की जो वैल्यू है वो रिटर्न करवा देंगे। और यहाँ से आप इसको भी ख़त्म कर सकते हैं, डायरेक्ट ग्रे स्केल को रिटर्न करवा सकते हैं इस तरीके से। तो मैं इसको थोड़ा सा कोड को रीफॉर्मेट भी कर लेता हूँ। अगर आप दोबारा भी रन करके देखेंगे तो सेम ही जो है वो आउटपुट आपको मिलेगी। ये मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं स्क्रॉल भी कर सकता हूँ और ये काम बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर हो रहा है। जैसे ही बिट मैप हमें यहाँ पे फिल्टर्ड इमेज मिल गई तो वो अगेन मेन थ्रेड के ऊपर, ये क्योंकि ये इनिशियल कोर रूटीन मेन थ्रेड के ऊपर थी तो वो उसने अप्लाई करके शो करवा दी और प्रोग्रेस बार को हाइड कर दिया। तो ये था गाइस के कोर रूटीन्स के अंदर डिस्पैचर्स क्या होते हैं। हमने देखा उनकी कितनी टाइप्स हैं, मेन डिस्पैचर, आईओ डिस्पैचर और डिफ़ॉल्ट डिस्पैचर। हमने देखा ये 3 डिस्पैचर ही यूज़ होते हैं और हमने इन तीनों को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के अंदर देख लिया। अब ये जो मैंने आपको बताया ना मेन सेफ्टी, या जो कोई भी आपका मेथड होता है आपको उसको मेन सेफ बनाना होता है और उसके लिए हम विद कॉन्टेक्स्ट को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। जितने भी रियल वर्ल्ड सिनेरियोज आप देखेंगे मोस्टली हम इसी तरीके से उन थ्रेड्स उन मेथड्स को मेन सेफ बना रहे होते हैं। अब इसका फ़ायदा ये है कि अब आप इस मेथड को मेन थ्रेड के ऊपर कॉल करें, बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर कॉल करें, ये हमेशा सस्पेंडिंग कॉल ही करेगा, ब्लॉकिंग कॉल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जितना भी ब्लॉकिंग कॉल वाला काम है ये मेथड खुद उसको बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर शिफ्ट कर रहा है। तो जो भी थ्रेड इस मेथड को कॉल करेगा वो इस काम की वजह से ब्लॉक नहीं होगा। तो आई एम श्योर कि आपको सारी चीज़ों की डिटेल में समझ आ चुकी होगी। स्टिल अगर किसी चीज़ में आपको कोई क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं।
इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड आल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि नेक्स्ट वीडियोस का जो है वो आपको पता चल सके। तो मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कोरोटीन के जो बिल्ड इन हमारे पास कुछ कोरोटीन स्कोप्स मिलते हैं, लाइफ साइकिल स्कोप या व्यू मॉडल स्कोप, और कुछ 2-3 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, उनको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और उस नेक्स्ट वीडियो में भी जो विद कॉन्टेक्स्ट का मेथड है उसको अगेन हम रीयूज़ करेंगे, डिस्पैचर्स को रीयूज़ करेंगे, तो आपको ज़्यादा इन चीज़ों की समझ आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।